हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुरेंद्र कुमार फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और आप देख रहे हैं लेजेंडरी लेक्चर सीरीज। जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने देखा था, हम लोग 10th क्लास की किताब इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट सेकंड का थर्ड सेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। और हमने उसमें समझने का प्रयास किया कि ये जो छपने की संस्कृति और आधुनिक दुनिया का निर्माण है, इसकी शुरुआत हम कहाँ देख सकते हैं। और हमने पाया कि ईस्ट एशिया में हमने इसे समझने का प्रयास किया और कैसे चाइना और जापान में ये छपने की संस्कृति फैली और कैसे जो दरबार और धार्मिक व्यवस्था में छपने की जो संस्कृति थी वो कैसे धीरे धीरे आम जन तक पहुंची। ये हमने पिछले एपिसोड में देखा। आज हम इसी प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड के सेकंड अध्याय की बात करेंगे और इस अध्याय का टाइटल है प्रिंट कम्स टू यूरोप। अब इस चैप्टर को खोलने पे राइट साइड में आप दो तस्वीरें देख पा रहे हैं, तस्वीर नंबर 5, तस्वीर नंबर 6। ये कैसी तस्वीरें हैं? ऊपर की तस्वीर जब आप देखते हैं तो उस पर लिखा हुआ है गुटेनबर्ग। जी हाँ, जोहानस गुटेनबर्ग, जिन्होंने लगभग 1448 में इस जो पिक्चर नंबर 6 में दिया हुआ है प्रिंटिंग जो मशीन है उसका आविष्कार किया। यह आविष्कार कैसे हुआ? क्योंकि जब हमने बात की थी छपने की संस्कृति की, तो पिछले एपिसोड में हमने बात किया था कि वो ईस्ट एशिया यानी कि चाइना और जापान में हमें देखने को। लेकिन जब इन दोनों तस्वीरों को आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि जोहानस गुटेनबर्ग जो एक व्यापारी थे, पैट्रिशियन, अगर यूरोप के समाज को आप देखना चाहेंगे, जर्मनी के रहने वाले थे और समाज दो भागों में बटा हुआ था, पैट्रिशियन यानी कि कुलीन समाज, प्लीबियन यानी कि निम्न समाज। तो ये पैट्रिशियन समाज से आते थे और 1411 में मेंच शहर में ये रहते थे। वहां से इनको फैमिली को लगभग 100 फैमिलीज को वहां से छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि जो प्लीबियन और पैट्रिशियन की लड़ाई थी और इन्होंने स्ट्रासबर्ग, जर्मनी के स्ट्रासबर्ग शहर में जाके शरण ली। कालांतर में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि कभी ये मिरर्स को पॉलिश करने का काम सीख रहे हैं, कभी ये गोल्ड का काम सीख रहे हैं और 1430s तक हम पाते हैं कि ये मिरर्स को पॉलिशिंग करने के काम में एक व्यापारी के रूप में स्थापित हो चुके थे। और लगभग 1439 में हम ये भी देखते हैं कि ये शहर में आयोजित होने वाली एग्जीबिशन के लिए काम भी कर रहे थे। इन्होंने पैसा भी लगाया था क्योंकि जो राजा सालमन है वो आने वाले थे, लेकिन शहर में बाढ़ आई और वो पूरा का पूरा प्रोग्राम एक तरह से असफल रहा और ये आर्थिक संकट में डूब गए। उस आर्थिक संकट से निकलने का एक जो इनका कोशिश थी, वो कोशिश कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस के रूप में आप देखते हैं। और जो फिगर नंबर आप 6 देख रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि वो एक व्यक्ति जोर से उस स्क्रू को खींच रहा है। इस स्क्रू को अगर आप तुलना करना चाहेंगे तो खेती में काम आने वाले जो तेल निकालने वाले और अन्य अन्य उत्पादन जो होते हैं उनसे संबंधित जो मशीनें होती हैं जहां बल लगता है, वो एक स्क्रू प्रेस की तरह आपको नजर आता है। तो आपने देखा कि गुटेनबर्ग जो प्रिंटिंग के काम से बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं थे, उन्होंने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो टेक्नोलॉजी चाइना और जापान में हमें देखने को मिलती है वो यूरोप आई कैसे? तो सवाल ये उठता है कि क्या चाइना, भारतीय महासागर, यूरोप ये जुड़े हुए थे? जब इस तथ्य को हम देखते हैं तो पिक्चर में हम आपको बता रहे हैं कि प्राचीन काल से एक सिल्क रूट जो चाइना से होते हुए, सिंध से होते हुए, हम देखते हैं कि पर्शिया और पर्शिया से वो बिल्कुल सदर्न यूरोप को जोड़ता था। ये रूट हमेशा व्यापार के लिए बना हुआ था। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट जिसे हम कहते हैं, इसके माध्यम से अधिकतर चाइना से सिल्क का सामान यूरोप और दुनिया के अन्य भागों को निर्यात होता था और अन्य भी वस्तुएं आदान प्रदान होती थी। तो ये सिल्क रूट जो एक माध्यम था जिसके माध्यम से जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वो यूरोप पहुंची। लेकिन उसका प्रसार कैसे हुआ, जब इस पे हम चर्चा करना चाहेंगे तो हम देखते हैं कि इटली के एक यात्री थे मार्को पोलो, जो 1271 से लेकर 1295 यानी कि 24 साल तक उन्होंने एशिया के क्षेत्र की यात्रा की। वो चाइना में रहे और उनके बारे में ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, पीसा ने जो किताब लिखी है, उस किताब में हमें वर्णन मिलता है कि कैसे मार्को पोलो ने चाइना में रहते हुए वहां की टेक्नोलॉजी को सीखा और 1295 में वो इटली लौट गए। तो ये एक इतिहास में हमें जानकारी मिलती है कि 1295 के बाद
जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो यूरोप में मार्को पोलो के माध्यम से इटली, और इटली से फिर वो यूरोप के अन्य भागों में उसका प्रचार हुआ। तो जोहानस गुटेनबर्ग ने इस टेक्नोलॉजी को, जो विचार इटली में आया उसी विचार को, और सिल्क रूट के माध्यम से जो टेक्नोलॉजी आई उसको एक प्रिंटिंग प्रेस के रूप में डेवलप किया। और प्रिंटिंग प्रेस के रूप में डेवलप करने के बाद में जब आप फिगर नंबर 7 और 8 देखेंगे, जैसे आप पेज पढ़ेंगे तो 7 और 8 देखेंगे, तो 7 और 8 फिगर में जो फिगर नंबर 7 है वो गुटेनबर्ग द्वारा जो 180 बाइबल की किताबें छापी गई थी, यानी कि इस मशीन के आने के बाद में 3 साल उन्हें लगे 180 प्रतियों को छापने। लगभग 50 प्रतियां अभी उपलब्ध हैं। उसकी प्रति में से एक पेज आपको दिखाया गया। अगर उस पेज को आप ध्यान से देख रहे हैं तो जहां वर्ड्स प्रिंटेड है उसके साइड्स में जगह छोड़ी गई है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब प्रिंटिंग प्रेस यूरोप में आई उससे पहले जो किताबों को लिखने का काम होता था, जो कुलीन वर्ग है, जो धार्मिक वर्ग है, वो वैलम यानी कि पशु की खाल एक पार्चमेंट होता था जिसपे वो लिखने का काम करते थे। ये लगभग महंगा प्रक्रिया होती थी जो आम व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। और ये भी आपको जानकर ये होगा कि कहीं ना कहीं जो कागज पे छपने वाला जो काम है, जो प्रिंटिंग है, वो कम से कम समाज में हीन ही माना जाता था। तो कहीं ना कहीं छपना भी जो है वो भी सामाजिक गैर बराबरी को अपने साथ में जोड़ के रखा हुआ है। तो ये जो पिक्चर नंबर 7 में आपको दिखाया गया उसमें जो जगह छोड़ी गई है, जो गुटेनबर्ग छापते थे वो ब्लैक अक्षर में छापते थे, लेकिन छपने के बाद में उसमें अगर हाथ से आपको डिजाइन करनी है, यदि शब्दों में आपको खास तरह का रंग जोड़ना है, तो कहने का मतलब ये हो गया डियर स्टूडेंट्स कि किताब छपना और किताब में डिजाइन डालना, हर किताब अलग तरह की होना, ये समाज में जो चल रही गतिविधियां थी उसका एक हिस्सा, यानी किताब छपना एक इतनी बड़ी प्रक्रिया थी कि जो सामाजिक गतिविधियां वो भी उसका एक हिस्सा था। जब उसके नीचे वाली पिक्चर में आप देखते हैं तो 16वीं शताब्दी का एक प्रिंटर कारखाना आपको दिखाया गया। इस कारखाने में आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में एक तरफ फ्रंट में टेबल रखी हुई जहां पे छपे हुए पेजेस रखे हुए। तो पिक्चर नंबर 8 हमें बताती है कि वो एक प्रिंटर का कारखाना है। अब इस प्रिंटर के कारखाने में अगर आप देख पा रहे हैं तो राइट साइड में फ्रंट में जो प्रिंटेड पेपर्स है वो रखे हुए, लेफ्ट साइड में जब आप देख रहे हैं तो कंपोजर्स जो मेटल्स के अक्षर्स को कंपोज करके अरेंज कर रहे हैं, और बैकग्राउंड में अगर आप देख रहे हैं तो एक तरफ जो मशीन है, प्रिंटिंग प्रेस है, जो स्क्रू उसको खींच रहे हैं, और उसके लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि प्रूफ रीडर्स बैठे हैं। तो जो इन्वेंशन 1448 में जोहानस गुटेनबर्ग ने किया वो 16वीं सेंचुरी में कारखाने के रूप में हमें ना केवल जर्मनी में बल्कि यूरोप के कई क्षेत्रों में देखने को मिला। अब इस मशीन का प्रभाव हम कैसे क्वांटिफाई करें, मतलब एक जो प्रभाव जब हम किसी बात का समझना चाहते हैं तो क्वालिटेटिव हो सकता है, क्वांटिटेटिव हो सकता है। तो क्वांटिटेटिव प्रभाव क्या हुआ, तो हम ये पाते हैं कि जहां गुटेनबर्ग को 180 किताबें छापने में 3 वर्ष लगे, वहीं अगले 10 सालों में यूरोप में 20 मिलियन किताबें मार्केट में आ चुकी थी, यानी कि 200 लाख किताबें मार्केट में आ चुकी थी। और अगले 50 वर्ष में अगर हम देखें, यानी कि 16वीं शताब्दी तक यूरोप के बाजार में 200 मिलियन किताबें आ चुकी थी, 2000 लाख किताबें बाजार में आ चुकी थी। इतने बड़े पैमाने पे, इसे मास प्रोडक्शन हम कहते हैं, किताबों का मास प्रोडक्शन। और ये मास प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो इसका मतलब इसको पढ़ने के लिए ऑडियंस भी होगा। किताबें तभी छापी जाएंगी जब किताबें बिकेंगी, और किताबें तभी बिकेंगी जब किताबों को खरीदने वाले लोग। तो कहीं ना कहीं प्रिंट टेक्नोलॉजी के यूरोप में आने के बाद और गुटेनबर्ग की मशीन आने के बाद हम देखते हैं कि यूरोप में अचानक से किताबों का सैलाब आ गया, किताबों के मेले लगने लगे, किताबों के ऑडियंस बढ़ गए, किताबों में लिखने वाले विषय बदलने के। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रिंट टेक्नोलॉजी के आने से कहीं ना कहीं यूरोप में लोगों को विचारों के आदान प्रदान करने में एक बड़े पैमाने पर एक बड़ी प्रक्रिया का वो एक हिस्सा बने, जिसकी तुलना हम सर्कुलेशन से लगा सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे प्रिंट टेक्नोलॉजी एशिया से यूरोप आई, 1,
दूसरा हमने पढ़ा कैसे सिल्क ट्रेड रूट ने इस टेक्नोलॉजी को और मार्को पोलो की यात्रा ने इस टेक्नोलॉजी को एशिया से यूरोप में ट्रांसफर किया। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे जोहानस गुटेनबर्ग, जो कि किताबों के क्षेत्र से संबंधित नहीं थे, जो एक व्यापारी थे, लेकिन कैसे वो अपने आर्थिक जो नुकसान है उसको बचाने के संदर्भ में वो एक प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार करने वाले बने। और अंत में हमने ये भी पढ़ा कि कैसे किताब छापना 16वीं शताब्दी तक यूरोप में एक मास प्रोडक्शन बन चुका था। तो आई होप यू माइट हैव एंजॉयड दिस वीडियो और आप हमारे साथ बने रहिए। अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। जब बड़े पैमाने पे किताब छपने लगी तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव भी लगा, उसका प्रभाव भी लोगों पे हुआ, क्या प्रभाव हुआ वो हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।